नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज लेके आए हैं डूंगरपुर का जो गुहिल वंश है वो पढ़ने वाले हैं। जब हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तो डूंगरपुर का जो गुहिल राजवंश है उसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं डूंगरपुर के जो गुहिल राजवंश है उसमें सामंत सिंह आते हैं। सबसे पहले शासक कौन आ जाते हैं? सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में जितने भी शासक आते हैं गुहिल वंश के, जो डूंगरपुर पे जिनका शासनकाल रहा, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सामंत सिंह की अगर बात करें तो 1178 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों जितने भी स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनके पास उनमें शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो आज पढ़ने वाले हैं डूंगरपुर का गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश में सबसे पहले शासक आता है और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसका नाम आ जाता है सामंत सिंह। क्या नाम आ जाता है? सामंत सिंह। सामंत सिंह सबसे पहले शासक आ जाते हैं गुहिल वंश के, जो डूंगरपुर के गुहिल राजवंश है उनमें से। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सामंत सिंह का शासनकाल की अगर बात करें तो 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, डूंगरपुर की गुहिल राजवंश का शासक बने थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जो वागड़ के जो डूंगरपुर वाला क्षेत्र उसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो बात करें वागड़ के जो गुहिल वंश है उनके संस्थापक इन्हें माना जाता है। तो पहली बात तो इसमें क्या आ जाती है कि जो वागड़ प्रदेश है, क्या आ जाता है? वागड़ प्रदेश। और वागड़ प्रदेश के जो गुहिल वंश है, क्या आ जाते हैं? गुहिल वंश के जो ये संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। किन्हें माने जाते हैं? तो ये माना जाता है सामंत सिंह को। सामंत सिंह का शासनकाल आ जाता है 1178 से 1192 ईस्वी तक। ये वागड़ के जो गुहिल राजवंश है उनके संस्थापक माने जाते हैं। सामंत सिंह ने बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद में क्या किया इसने? बड़ौदा को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। बड़ौदा को राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बड़ौदा को राजधानी बनाने वाले जो वागड़ के जो गुहिल वंश का संस्थापक था, जिसे कहा जाता है सामंत सिंह, उन्होंने बड़ौदा को अपनी राजधानी घोषित की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके द्वारा जब तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था उसमें पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। कौन? सामंत सिंह। सामंत सिंह पृथ्वीराज जो तृतीय थे, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, तराइन का कौन सा युद्ध? द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो इसमें जो इस युद्ध में क्या हुआ था? सामंत सिंह जो लड़ते हुए मारे गए थे। लड़ते हुए क्या हुए थे? मारे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि तराइन के जो द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, उसमें जो सामंत सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं। सामंत सिंह के बाद में जो वागड़ के गुहिल राजवंश हैं उसकी गद्दी पे बैठने वाले अगले शासक आ जाते हैं वीर सिंह। वीर सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीर सिंह अगले शासक कौन आ गए? वीर सिंह। वीर सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं। वीर सिंह गद्दी पे बैठते हैं डूंगरपुर की। गद्दी पे बैठने के बाद में इसने क्या किया? इसने जो भील मुखिया है डूंगरिया को मारकर इस क्षेत्र पर क्या कर लिए थे? ये अधिकार कर लिया था इन्होंने। ठीक है, तो डूंगरिया को मारकर भील जो क्षेत्र था, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो भील क्षेत्र कहलाता है और वागड़ क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र पे अधिकार किसका था? इसका मुखिया था, उसका नाम आ जाता है डूंगरिया। और मुखिया का नाम क्या आ जाता है? मुखिया। और मुखिया का नाम आ जाता है डूंगरिया। डूंगरिया को मारकर इसने क्या किया?
इस पे अधिकार कर लिया। किस पे? वागड़ पे, डूंगरपुर क्षेत्र पे। ठीक है दोस्तों, ये डूंगरिया एक भील व्यक्ति था। कौन था? भील व्यक्ति था। भील व्यक्ति इसका मुखिया था ये, और इसको मारकर, इसको पराजित करके इस पे क्या कर लेते हैं? वीर सिंह अधिकार कर लेते हैं, शासन कर लेते हैं। इसके बाद में गद्दी पे बैठते हैं। वीर सिंह के बाद में आ जाते हैं, जो उनका नाम आ जाता है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह अगला शासक आ जाता है। तो अगला शासक कौन आ गया? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। डूंगर सिंह गद्दी पे बैठ जाते हैं, वागड़ की गुहिल राजवंश की गद्दी पे बैठ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने क्या किया? इसने डूंगरपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। डूंगरपुर जो वर्तमान में डूंगरपुर है, उसको बसाकर उसको अपनी राजधानी घोषित कर दी। इसको बसाकर, डूंगरपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई? ये बनाई डूंगर सिंह ने। तो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये जो डूंगरपुर का जो गुहिल राजवंश है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और जो सबसे पहले शासक आता है सामंत सिंह। सामंत सिंह वागड़ क्षेत्र, और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र पे गुहिल वंश का की नींव रखी किसने? सामंत सिंह ने। और सामंत सिंह को इसका संस्थापक माना जाता है, गुहिल वागड़ प्रदेश की गुहिल वंश का। तो इसका शासनकाल की अगर बात करें तो 1178 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। और बात करें वागड़ प्रदेश पे, इन्होंने गुहिल राजवंश की जो स्थापना की थी, संस्थापक थे, इन्हें माना जाता है संस्थापक। और बड़ौदा जो है, बड़ौदा को अपनी राजधानी घोषित की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ? तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ाए गए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक थे, उस युद्ध में यह जो ये लड़ते हुए मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सामंत सिंह के बाद में गद्दी बैठता है वीर सिंह। वीर सिंह ने क्या किया? इसने जो वागड़ प्रदेश में एक मुखिया और भील मुखिया का नाम आ जाता है डूंगरिया को मारकर उस पे अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में गद्दी पे बैठते हैं डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने डूंगरपुर शहर बसाकर जो उसको अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं। ये हमने चर्चा कर ली। ठीक है दोस्तों, जो इसको वर्तमान जो स्वरूप है इसका डूंगरपुर है, जो वर्तमान स्वरूप किसने दिया? ये दिया डूंगर सिंह ने। अब इसके बाद में हम जो अगले शासक की बात करें तो अगला शासक आ जाता है गोपीराम। गोपीराम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप उतार सकते हैं। अगला शासक आ जाता है गोपीराम। गोपीराम वागड़ प्रदेश पे डूंगरपुर जो क्षेत्र है उसमें गद्दी पे बैठ जाते हैं, उसकी गद्दी पे बैठ जाते हैं। जो गोपीराम है, इसके शासनकाल की अगर बात करें तो 1424 से 1448 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1424 से, कब से? 1424 से 1448 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। शासनकाल की बात करें गोपीनाथ के तो 1424 से 1448 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। इसके शासनकाल में क्या हुआ कि गुजरात की बात करें, गुजरात के जो अहमद शाह थे, उनको 1433 ईस्वी में वागड़ राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उसने क्या किया था? जो गुजरात के शासक, और उसका नाम आ जाता है, क्या नाम आ जाता है? अहमद शाह। अहमद शाह ने 1173 ईस्वी में जो वागड़ राज्य पे क्या कर लिया था? आक्रमण कर दिया था। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो गुजरात की बात करें, गुजरात का शासक आ जाता है अहमद शाह। क्या नाम आ जाता है? अहमद शाह। और अहमद शाह ने क्या किया? इसने 1133 ईस्वी में जो वागड़ प्रदेश पे या वागड़ राज्य पे क्या कर लिया? इसने जो आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना गोपीराम के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा कर रहे थे गोपीराम के शासनकाल में गुजरात के जो अहमद शाह हैं उनने 1433 की बात आती है, 1133 ने 1433 ईस्वी में वागड़ राज्य पर क्या कर लिया? इसने जो आक्रमण कर दिया था। ठीक है,
अब गोपीराम नाथ या गोपीराम या गोपीनाथ इसका नाम आ जाता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, गोपीराम या गोपीनाथ, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो गोपीनाथ के बाद में गद्दी पे कौन बैठ जाता है? उदय सिंह। उदय सिंह वागड़ के जो गुहिल राजवंश है उनका अगला शासक आ जाता है। कौन आ जाता है? उदय सिंह। उदय सिंह। तो उदय सिंह के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उदय सिंह की बात करें, इसके शासनकाल में क्या हुआ? सबसे पहले तो उदय सिंह के शासनकाल की बात करें तो 1497 से 1527 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1497 से 1500 और 27 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1497 से 1527 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। किनका? उदय सिंह का। उदय सिंह की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो इसने अपने जीवन काल में अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया था। पहली बात तो क्या आती है? उदय सिंह के शासनकाल की बात करें तो अपने जो जीवन काल है उसमें इस राज्य को, कौन से राज्य को? वागड़ राज्य को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पश्चिमी भाग हो गया और ये हो गया आपका पूर्वी भाग। ठीक है, तो दो भाग कौन कौन से हो गए? पश्चिमी भाग तो डूंगरपुर कहलाया और है जो अगला जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाया? बांसवाड़ा। तो ये तो हो गया डूंगरपुर वाला क्षेत्र, डूंगरपुर, और ये तो डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा दो भागों में बट गया। कौन? वागड़ राज्य। वागड़ राज्य दो भागों में किसके शासनकाल में बटा? उदय सिंह के शासनकाल में बटा। ठीक है, दो भाग हो गए। पहली बात करें, जो पश्चिमी भाग था डूंगरपुर वाला है जो क्षेत्र है, जो उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम आ जाता है पृथ्वीराज को दे दिया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या आ जाता है? पृथ्वीराज। ये तो किसको दे दिया? पृथ्वीराज को। ये उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। क्या? बड़े पुत्र। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र थे पृथ्वीराज, इसको दे दिया डूंगरपुर वाला क्षेत्र। अगली बात करें, जो पूर्वी भाग था और उसका नाम आ जाता है बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, उसको दूसरे पुत्र जगमाल को दे दिया। बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है उसको किसको दे दिया? जगमाल को है जो ये दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो भागों में बांटा जाता है वागड़ राज्य को। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित हो गया। डूंगरपुर को ज्येष्ठ पुत्र जो उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे और उसका नाम आ जाता है पृथ्वीराज, उनको दे दिया जाता है। और पूर्वी भाग का नाम आ जाता है बांसवाड़ा किसको दे दिया जाता है? जगमाल को दे दिया जाता है। उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में, और खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया और कब लड़ा गया? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ कौन? उदय सिंह। उदय सिंह की बात करें तो ये उदय सिंह वही उदय सिंह था जिसने खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं कौन? उदय सिंह। और ये किसकी तरफ से लड़े थे? राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम पढ़ रहे थे किसको? जो गोपीनाथ है, सबसे पहले गोपीनाथ को पढ़ा। 1424 से 1448 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। बात करें इसके शासनकाल की, गोपीनाथ के शासनकाल की या गोपीराम के शासनकाल की, तो गुजरात के अहमद शाह ने 1433 ईस्वी में वागड़ राज्य पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। उस वक्त यहाँ का शासक था गोपीनाथ। ठीक है, अगला शासक आ जाता उदय सिंह। उदय सिंह ने का शासनकाल हुआ था 1497 से 1527 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। एक और बात करें, उदय सिंह के शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में जो वागड़ का जो राज्य है वो दो भागों में बट गया था। दो भागों में बांटने का है जो कौन कौन से दो भाग थे? तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग डूंगरपुर वाला क्षेत्र और पूर्वी भाग बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। इसमें
डूंगरपुर को जो उदय सिंह थे उनके ज्येष्ठ पुत्र और उनका नाम आ जाता है पृथ्वीराज, उनको दे दिया जाता है। और पूरी भाग जो बांसवाड़ा क्षेत्र है वो जगमाल को दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करें, उदय सिंह ने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो खानवा का युद्ध भरतपुर में लड़ा गया था, बाबर और सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने तुलगम पद्धति का जो सबसे पहले प्रयोग किया था। और इस युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है और राणा सांगा की जो पराजय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले शासक पे हम चलते हैं। उदय सिंह के बाद में गद्दी पे कौन बैठता है? आस्करण। आस्करण गद्दी पे बैठ जाता है वागड़ वाले क्षेत्र पे या वागड़ प्रदेश पे। अब बात करेंगे किसकी? आस्करण की। आस्करण, आस्करण गद्दी पे बैठता है, डूंगरपुर की गद्दी पे बैठ जाता है, डूंगरपुर की गद्दी पे। और है कहीं गुहिल वंश, डूंगरपुर के जो गुहिल वंश का अगला शासक कौन आ जाता है? आस्करण। इसके शासनकाल की अगर बात करें तो 1549 से 1580 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1549 से 1580 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। इसके शासनकाल की चर्चा करें तो 1549 से 1580 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया था, इनका शासनकाल हुआ था। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? आस्करण ने सबसे पहले क्या किया था? इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है दोस्तों, तो किसने? आस्करण ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। सबसे पहले तो ये एक और बात करें, आस्करण ने सोममाही नदियों के संगम पर वेणेश्वर जो मंदिर है, शिवालय है, उसका जो डूंगरपुर में उसका निर्माण करवाया सबसे पहले तो। और क्या किया इसने? डूंगरपुर में चतुर्भुज जी के जो मंदिर हैं उसका निर्माण करवाया। किसने? आस्करण ने। तो पहली बात आ जाती है, सोम और माही जो नदी है, त्रिवेणी संगम है, वहां पे सोममाही और जाकम, इन तीनों नदियों के संगम पे वेणेश्वर धाम का निर्माण करवाया। वेणेश्वर, किसका निर्माण करवाया? वेणेश्वर। वेणेश्वर जो धाम है, शिवालय है, उसका जो निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या किया इसने? जो आस्करण है, इसने सबसे पहले क्या किया? जो सोम और माही नदी है, उन नदियों के संगम पर वेणेश्वर शिवालय या वेणेश्वर धाम का निर्माण करवाया आस्करण ने। और क्या किया? चतुर्भुज जी के डूंगरपुर में चतुर्भुज जी के मंदिर का निर्माण करवाया आस्करण ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो आस्करण के बाद में अगला शासक आ जाता है गुहिल। डूंगरपुर के जो गुहिल राजवंश है उनका अगला शासक आ जाता है, उसका नाम आ जाता है जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय गद्दी पे बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड है जो गद्दी पे बैठ गए। किसकी? डूंगरपुर की गद्दी पे बैठ जाते हैं। इनका शासनकाल की अगर बात करें तो 1806 से 1846 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1806 से 1846 ईस्वी तक इनका क्या हुआ था? शासनकाल हुआ था। इसने क्या किया? इसके शासनकाल की अगर बात करें, जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो इसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। इसने क्या किया? जसवंत सिंह द्वितीय ने 1800 कब की बात आती है? 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? इसने जो संधि की थी। क्या की थी? संधि की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके शासनकाल की बात आ जाती है। इसके हम बात किसकी कर रहे हैं? डूंगरपुर के गुहिल राजवंश की बात कर रहे हैं। शासक आता आस्करण। आस्करण का शासनकाल 1549 से 1580 तक इनका शासनकाल हुआ था। आस्करण ने अकबर की अधीनता स्वीकार की
और क्या किया इसने, सोम माई और जाखम नदी के जो संगम पे वेणेश्वर धाम का निर्माण करवाया इस आस्करण ने। और इसने क्या किया, डूंगरपुर में चतुर्भुज जी के मंदिर का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। और जसवंत सिंह सेकंड गद्दी पे बैठते हैं आस्करण के बाद में। इसका शासनकाल हुआ था 1806 से 1846 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। और बात करें जसवंत सिंह द्वितीय की बात करें तो इसके शासनकाल में इसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो लाइक कीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आप जो ज्यादा आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।